नमस्कार, मैं हरिशंकर चौहान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल परिवर्तन एकेडमी में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। और पिछली कई वीडियो में हमने सेल चैप्टर के बारे में डिस्कस किया था और उसमें हमने जाना था कि सेल क्या होती है और सेल के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, ठीक है। और कुछ कंपोनेंट्स के बारे में हमने पढ़ा भी था। तो आइए आगे कुछ सेल के 2-3 कंपोनेंट और बचे हुए हैं, ठीक है, तो उसको समझ लेते हैं। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि सेल जो होती है, प्लांट सेल और एनिमल सेल, उन दोनों में अंतर क्या क्या होता है। इसके बाद हमें पढ़ना है कि सेल का डिवीजन कैसे होता है, ठीक है, क्योंकि एक सेल से जब डिवीजन होता है तो कई सेल बनती है। जब कई सेल बनती है तो उससे एक टिश्यू का निर्माण होता है, और जब कई सारे टिश्यू बनते हैं तो उससे एक ऑर्गन का निर्माण होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो प्रोसेस चलता है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट के बारे में। तो जो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट हम जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं वो है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स, जिसे हिंदी में हम रिक्तिकाएं कहते हैं, रिक्तिकाएं, ठीक है। अब जान लेते हैं कि इनका काम क्या होता है और इसकी खोज किसने की थी, क्या क्या इसमें और चीजें आती हैं जो इंपॉर्टेंट चीज है उसके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसकी खोज के बारे में जान लेते हैं कि इसकी खोज किसने की थी। तो इसकी खोज की थी एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने, ठीक है। और ये होता क्या है तो आपको मैं बता दूं कि ये जो एक सेल होती है उस सेल में ये एक रिक्त स्थान पाया जाता है, इसे वैक्यूल्स कहते हैं। और जो ये रिक्त स्थान पाया जाता है इसका काम क्या होता है, तो इसका काम यही होता है कि जब कोई इमरजेंसी की कंडीशन आने वाली होती है तो उस समय सेल क्या करती है कि अपने फ्यूचर के लिए वो अपने अंदर पानी को भर लेती है, इसमें पानी को भर लेती है प्लस मिनरल्स को भर लेती है, मिनरल्स प्लस ग्लूकोज प्लस रिजर्व फूड। जब इमरजेंसी की कंडीशन आती है तो सेल क्या करती है, इस वैक्यूल्स में पानी भर लेती है, मिनरल्स भर लेती है, ग्लूकोज, रिजर्व फूड, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें भर लेती है, ठीक है। और इसे जो वैक्यूल्स होता है इसे पॉकेट ऑफ सेल भी कहा जाता है, पॉकेट ऑफ सेल, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें थी जो हमें वैक्यूल्स के अंदर पढ़नी थी। अब अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा, अगला जो नेक्स्ट कंपोनेंट है उसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा वो है गोल्जी बॉडी। इसे हम हिंदी में गोल्जी काय के नाम से जानते हैं, गोल्जी काय। पहले तो इसके जान लेते हैं कि इसकी खोज किसने की थी। तो इसकी खोज की थी कैमेलियो गोल्जी ने। इसकी खोज की थी कैमेलियो गोल्जी ने। और इसका काम क्या होता है, तो ये क्या होता है कि इसे बंडल बांधने वाला या फिर पैकेट बांधने वाला या फिर सेल का इसे ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। और इससे टीआरएनए को हेल्प मिलती है। टीआरएनए, जब हमने आरएनए आपको बताया था, आरएनए, तो हमने उसमें बताया था कि आरएनए 3 तरह का होता है। एक होता है एमआरएनए, एक होता है आरआरएनए और एक होता है टीआरएनए। एमआरएनए क्या करता है, तो ये हमारे जो भी ऑर्गन्स है, जितने भी हमारी जो सेल्स हैं, तो किस ऑर्गन को कितने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वहां से ये सूचना लेकर के आता है। इसे मैसेंजर आरएनए भी कहते हैं। और एक होता है राइबोसोम आरएनए। अब ये राइबोसोम आरएनए उतनी प्रोटीन को बना देता है। और जो टीआरएनए है ये क्या करता है कि जो भी जो रिक्वायरमेंट, जो पार्ट है जहां पर प्रोटीन की आवश्यकता है, तो वहां पर ये टीआरएनए क्या कर देता है, प्रोटीन पहुंचा देता है। तो जो गोल्जी का है ये जो बंडल बांधने का काम करता है, ठीक है। तो ये बंडल बांधने का काम करता है कि तो जितना भी प्रोटीन बनता है उसका ये क्या कर देता है, तो ये बंडल बांध देता है, ठीक है। और जब बंडल बांध देता है तो इसको आसानी होती है टीआरएनए को ले जाने में। जो भी रिक्वायरमेंट प्लेस होता है उसके पास ये टीआरएनए लेके चला जाता है, ठीक है।
अब इसके बाद हमें पढ़ना है जो अगला कंपोनेंट है वो है राइबोसोम। राइबोसोम, हिंदी में इसे राइबोजोम कहते हैं, राइबोजोम। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको जान लेते हैं कि ये जो सेल का कंपोनेंट है इसकी खोज किसने की थी। तो इसकी खोज की थी पैलेट ने, इसकी खोज की थी पैलेट ने। और राइबोसोम क्या होता है कि इसका जो काम होता है कि ये प्रोटीन बनाता है। जैसे हमने आरएनए में आपको बताया था कि जो राइबोसोम होता है ये प्रोटीन बनाने का काम करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करने में इसका काम होता है। ठीक है, मतलब जो मैसेंजर आरएनए होता है, मैसेंजर आरएनए जो भी सूचना लेकर के आता है, ठीक है, तो कि किस कंपोनेंट के पास या फिर किस हमारे बॉडी पार्ट्स के पास कितनी प्रोटीन की आवश्यकता है, तो ये क्या करता है कि उतने प्रोटीन ये बनाने में काम आता है। ठीक है, ये उतना प्रोटीन बना देता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं कि इसे फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी कहते हैं, मतलब सेल की फैक्ट्री भी कहते हैं। सेल की फैक्ट्री क्यों कहते हैं? क्योंकि यहीं पे प्रोटीन क्या होता है, बनता है। ठीक है, अब इसके बाद ये होता दो तरह का है, मतलब ये जो राइबोसोम है ये दो तरह का होता है। एक होता है 70S और दूसरा होता है 80S। अब जो 70S है ये बैक्टीरिया सेल में पाया जाता है। जो 70S है ये बैक्टीरिया सेल में पाया जाता है, और ये जो 80S है ये पाया जाता है एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में पाया जाता है। इसको नोट कर लेते हैं कि ये बैक्टीरिया सेल में पाया जाता है और ये प्लांट सेल में और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। ठीक है, ये सिर्फ बैक्टीरिया में पाया जाता है और ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट कंपोनेंट के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट कंपोनेंट है प्लास्टिड। हमें पढ़ना है प्लास्टिड के बारे में। प्लास्टिड को हम हिंदी में लवक भी कहते हैं। प्लास्टिड को क्या कहते हैं हिंदी में? लवक। अब पहले तो जान लेते हैं कि इसकी खोज किसने की थी। तो इसकी खोज की थी एक वैज्ञानिक थे, अर्नेस्ट हैकल। ये पर्यावरणविद भी थे। जो अर्नेस्ट हैकल हैं इनको पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। ठीक है, पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है अर्नेस्ट हैकल को, और इन्होंने इसकी खोज की थी प्लास्टिड, और ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? तो ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, मतलब ये एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। और इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है कि ये प्लांट सेल को कलर देने का काम करता है। जो भी ये प्लास्टिड है ये प्लांट सेल को कलर देने का काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इसमें ये जो प्लास्टिड होता है ये तीन तरह का होता है। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कौन सा कलर देता है? तो क्लोरोप्लास्ट सेल को ग्रीन कलर देता है, ग्रीन कलर। जैसे आप देखे होंगे तो जो किसी भी प्लांट की जो पत्तियां हरी होती हैं उसकी लीव्स ग्रीन कलर की होती हैं। तो ये ग्रीन कलर कौन देता है? तो ये प्लास्टिड, मतलब जो उसमें हरित लवक पाए जाते हैं इसकी वजह से पत्तियां क्या होती हैं? ग्रीन होती है। मतलब पत्तियों को ग्रीन करने का काम, या फिर जो कच्चा आम आपने देखा होगा तो वो भी ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, तो उसको ग्रीन कलर देने के लिए कौन सा लवक मौजूद होता है? तो ये क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इसके बाद होता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट। अब ये ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? तो ये ल्यूकोप्लास्ट जो है ये सेल को वाइट कलर देने के लिए या फिर ट्रांसपेरेंट कलर देने के लिए, ट्रांसपेरेंट या फिर
व्हाइट कलर देने के लिए ये उत्तरदायी होता है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे तो किसी भी प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो व्हाइट कलर की होती हैं। ठीक है, तो ये किसके कारण होती हैं? उनको ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो व्हाइट कलर देने का काम करता है। ठीक है, अब इसके बाद एक होता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, अब क्रोमोप्लास्ट का काम क्या होता है कि ये ऐसा लवक है जो कि सेल को व्हाइट मतलब सफेद रंग और हरे रंग के अलावा जितने भी कलर हैं सबको देने में इसका योगदान होता है, क्रोमोप्लास्ट का। ठीक है, जैसे रेड कलर हो गया या फिर पिंक कलर हो गया और ब्लू कलर हो गया। ठीक है, मतलब जितने सारे सॉरी जितने सारे कलर हैं तो ये है एक्सेप्ट ग्रीन एंड व्हाइट कलर। मतलब ग्रीन और व्हाइट कलर को छोड़ करके बाकी कलर देने का काम कौन करता है? तो क्रोमोप्लास्ट करता है। ठीक है, मतलब इतनी सारी चीज थी और ये सेल का कंपोनेंट हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके बाद हम ये देख लेते हैं कि जो प्लांट सेल होती है और जो एनिमल सेल होती है उनमें अंतर क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, आइए देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो हमने दो कॉलम बनाया, एक प्लांट सेल और एक दूसरा एनिमल सेल। ठीक है, आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। तो पहला अंतर यह है कि जो प्लांट सेल होती है इनका आकार बड़ा होता है एनिमल सेल की अपेक्षा। मतलब जो एनिमल सेल है इनका आकार काफी छोटा होता है। ठीक है, और जो प्लांट सेल है इसकी आकार बहुत बड़ा होता है। ठीक है, अब इसके बाद इस प्लांट सेल में केंद्रक का आकार बड़ा होता है। जो मतलब जो किसी सेल में एक न्यूक्लियस पाया जाता है तो इसमें न्यूक्लियस का जो साइज है वो बड़ा होता है, जबकि एनिमल सेल में केंद्रक का आकार छोटा होता है। अगर कोशिका बड़ी मतलब उसके अंदर जो सबसे बड़ा भाग होता है क्या होता है? तो सबसे बड़ा भाग जो होता है कोशिका के अंदर वो केंद्रक होता है। और दूसरे नंबर पे बड़ा भाग हमने क्या बताया था कि कोशिका में दूसरे नंबर पे बड़ा भाग होता है माइटोकांड्रिया, जिसमें क्या होता है? जिसमें श्वसन की क्रिया होती है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो एनिमल सेल होता है उसमें केंद्रक का आकार छोटा होता है। अब आगे है कि जो प्लांट सेल है इसमें रिक्तिकाएं बड़ी होती, मतलब अगर बड़ी सेल है तो रिक्तिकाएं भी बड़ी होंगी। ठीक है, और इसमें रिक्तिकाएं छोटी होती है। हमने बताया था आपको कि रिक्तिकाओं का काम क्या होता है। हमने आपको वैक्यूल्स पढ़ाया है जो सेल के कंपोनेंट्स में था। तो वैक्यूल्स का काम होता है ये कि जब कोई इमरजेंसी कंडीशन आने वाली होती है तो सेल क्या करती है, उसमें जो वैक्यूल्स होते हैं, रिक्तिकाएं होती है, जो खाली स्थान होता है, जो एम्प्टी प्लेस होता है, उसमें जो सेल होती हैं वो पानी भर लेती हैं अपने लिए और इसके बाद मिनरल्स भर लेती हैं, ग्लूकोज भर लेती हैं और ग्लूकोज के बाद वो अपने लिए रिजर्व फूड भी उसमें भर लेती हैं। हम रिक्तिकाओं को क्या कहते हैं? सेल, पॉकेट ऑफ सेल भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे देख लेते हैं कि ये जो प्लांट सेल है ये कभी अपना आकार नहीं बदलती है। जो प्लांट सेल है ये कभी भी अपना आकार नहीं बदलती है, जबकि जो एनिमल सेल है कभी कभी अपना आकार बदल लेती है, कभी कभी अपना आकार बदल लेती है। ठीक है, जैसे क्या है कि जो अमीबा होता है, अमीबा हमने बताया था आपको कि ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, मतलब ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, अमीबा क्या करता है अपने फूड के लिए, जब यहाँ पे मान लीजिए फूड है, ठीक है, अब इसको फूड को लेने के लिए क्या करता है कि अपने धीरे धीरे क्या करता है अपना साइज बढ़ाने लगता है। ठीक है, अब साइज बढ़ाने लगता है, फिर धीरे धीरे अपने पास इसको ले लेगा, मतलब साइज बढ़ा करके इसके पास चला जाएगा। अब फिर आगे क्या करता है कि ये अब इसमें अपने अंदर इसको ले लेता है, फिर ये इसका खाना बन जाता है। ठीक है, मतलब जैसे ही अपने फूड को देखता है ये तो क्या करता है अपना आकार धीरे धीरे बढ़ाने लगता है, मतलब वो है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लेकिन क्या करता है अपने सेल का जो आकार है वो बढ़ाने लगता है। ठीक है, तो जो प्लांट सेल है ये कभी, जो सेल है ये अपना कभी आकार नहीं बदलती है, जबकि एनिमल सेल कभी कभी अपना आकार बदल भी लेते हैं। ठीक है, अब आगे है कि कोशिका भित्ति पाई जाती है। हमने बताया था आपको कि जो सेल की जो आउटर कवरिंग होती है, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, जो बाहर से सबसे बाहरी आवरण होता है सेल का, उसे हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं।
तो ये प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन एनिमल सेल में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति जब जैसे प्लांट में हमने बताया था आपको कि ये जो सेल है, दिख रहा है आपको, हाँ सेल है, तो ये सेल के जो सबसे बाहरी वाला भाग है इसे हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं सेल वॉल। और इसके अंदर भी एक मेम्ब्रेन होती है जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, तो जो प्लांट सेल होता है उसमें सेल वॉल पाई जाती है, जबकि एनिमल सेल में ये सेल वॉल नहीं पाई जाती। इसकी जो आउटर कवरिंग होती है एनिमल सेल की, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, मतलब कोशिका भित्ति पाई जाती है प्लांट सेल में और इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, लेकिन जो आउटर कवरिंग है वो होती क्या है, तो आउटर कवरिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, आगे है, इसमें लवक पाए जाती है और लवक नहीं पाए जाते। मतलब जो प्लांट सेल है, हमने बताया आपको कि लवक क्या होते हैं, तो लवक ये होते हैं कि जो कोई भी सेल है उसको कलर देने का काम करते हैं। जैसे आप देखेंगे कि प्लांट की जो लीव्स है उनका अलग कलर है, जो स्टेम है उनका अलग कलर है, जो फ्रूट है उनका अलग कलर है, फ्लावर का अलग कलर, रूट्स का अलग कलर है। ठीक है, तो वो किसके कारण होता है, तो वो लवक के कारण होता है। वो लवक ही है जो उस सेल को कलर देते हैं। जैसे हमने आपको 3 लवक बताए थे, हमने बताया था एक क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है कि वो सेल को ग्रीन कलर देने का काम करता है। ठीक है, अब एक बताया था हमने ल्यूकोप्लास्ट होता है। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है कि वो सेल को व्हाइट कलर देता है या फिर ट्रांसपेरेंट कलर देता है। और एक हमने बताया था आपको क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट एक ऐसा लवक है जो कि ग्रीन और सफेद, मतलब ग्रीन और व्हाइट के अलावा जितने भी कलर्स हैं, जैसे रेड कलर, पिंक कलर, ब्लू कलर, ब्राउन कलर, ये सारे जितने भी कलर्स होते हैं उनके लिए कौन उत्तरदायी होता है, तो उनके लिए होता है क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, आगे है, प्रकाश संश्लेषण होता है। मतलब प्लांट सेल में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण का मतलब अपना खाना खुद बनाना, और अपना खाना खुद बनाना का मतलब वो जो इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल और प्रकाश मतलब जो सूर्य का सनलाइट होती है वहां से लेकर के और CO2 का ऑब्जर्व करके ये क्या करते हैं कि ये अपना खाना खुद बना लेते हैं। जो प्लांट सेल होती है अपने लिए खाना खुद बनाती है, इसीलिए प्लांट सेल को या फिर प्लांट्स को ऑटोट्रॉप्स भी कहा जाता है, मतलब स्वपोषी भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन जो एनिमल सेल है ये एनिमल प्लांट पे डिपेंड होते हैं, मतलब ये अपना खाना खुद नहीं बनाते, ये परजीवी होते हैं, मतलब दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं या फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म पे निर्भर होते हैं अपना खाने के लिए। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एनिमल सेल में नहीं होती है और इस कारण इन्हें हेटेरोट्रॉप्स भी कहा जाता है। हेटेरोट्रॉप्स मतलब परपोषी कहा जाता है। ठीक है, आगे है कि जो प्लांट सेल है इसमें जो रिजर्व फूड है ये स्टार्च के रूप में होता है, और ये कहाँ होता है, तो रूट्स में। जो प्लांट की रूट्स होती हैं इनमें जो रिजर्व फूड होता है वो स्टार्च के रूप में स्टोर रहता है। हमने बताया था कि जो रिजर्व फूड है या फिर जो फूड है वो किस में रहता है, तो वो रिक्तिकाएं में सेव रहता है। ठीक है, जो रिक्तिकाएं हैं उनमें होता है। ठीक है, तो किसकी रिक्तिकाओं में, जो रूट्स होती हैं प्लांट सेल में उनमें। तो हमने एक पढ़ा डिफरेंस कि जो प्लांट सेल है उनमें रिजर्व फूड किस फॉर्म में होता है, तो स्टार्च के फॉर्म में होता है, और स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है। ठीक है, और स्टार्च कहाँ पाया जाता है, तो रूट्स में पाया जाता है, जबकि एनिमल सेल में रिजर्व फूड ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है, और ये कहाँ होता है, तो ये लीवर में पाया जाता है। ठीक है, रिजर्व फूड किस में पाया जाता है, लीवर में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सिर्फ इतने ही कंटेंट को रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा वीडियो बड़ी हो जाती है तो उसमें मतलब ज़्यादा लोग नहीं देखते हैं और मतलब बोलते हैं कि आपकी वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जा रही है। ठीक है, तो हम इतने वीडियो को सिर्फ इतने कंटेंट में सीमित रखते हैं। ठीक है, अब अगली वीडियो में हमारे लिए सिर्फ एक कंपोनेंट बचा हुआ है जो सेल चैप्टर से, वो है सेल डिवीजन। मतलब कैसे कोई सेल अपने आप को डिवाइड करके नई नई सेल बना लेती हैं। इसके बाद सेल से टिश्यू का निर्माण होता है, टिश्यू से आर्गन बनता है, आर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ढेर सारे ऑर्गन सिस्टम मिल करके तो एक बॉडी का निर्माण करते हैं। ठीक है,
तो उस तरह से हमारा जो नेक्स्ट अगला टॉपिक होगा वो होगा सेल डिवीजन। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।